हेलो गाइस, कहानी की शुरुआत में हमें एक न्यू कैरेक्टर से मिलाया जाता है जिसका नाम मिस किम्ची होती है, जो कि रूम नंबर 301 में ही रहती है। मिस किम्ची अपनी बेटी से बात कर रही है, जहाँ पे वो अपनी बेटी को कहती है, तुम तो जानती हो कि हम लोग इतने सालों से इस अपार्टमेंट में रह रहे हैं, लेकिन हमारी मकान मालिक कितनी दयालु है, जो कि हमसे कोई रेंट अभी नहीं ले रही है। और वे जब भी कोई रेंट लेने आती है तब मैं कुछ न कुछ बहाना मार के वहाँ से निकल जाती हूँ। इतना कहने के बाद जब मिस किम्ची नीचे जाने लगती है तब वह देखती है कि सीना उनका इंतजार कर रही है। तब सीना कहती है कि आपने 5 महीने से अभी तक कोई रेंट नहीं दिया है। तब मिस किम्सी कहती है कि मैंने तो सारे रेंट तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। तब सीना अपनी मोबाइल निकाल कर उन्हें दिखाती है कि आप यह देखिए, आपने अभी तक कोई भी रेंट नहीं दिया है। तब मिस किम्सी कहती है कि शायद मैं भूल गई होंगी, और तुम तो जानती हो कि मेरी हालात कैसे हैं, और तुम तो शायद ये भी जानती हो कि मेरी एक बेटी है जो कि काफ़ी बीमार रहती है और मुझे वो सारे पैसे उसमें देने पड़ते हैं। खैर इस महीने मेरे पास कोई भी पैसे नहीं बचे हैं, लेकिन अगले महीने जब पैसे आएँगे तब मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी। तभी वहाँ पे चोइन चला आता है, जिसके बाद मिस किम्सी कहने लगती है कि तुमने काफ़ी छोटे-छोटे कपड़े पहने हुए हैं, क्या तुम दोनों डेट पे जा रहे हो? तब चोइन कहता है कि नहीं, आपको कोई गलतफ़हमी हो रही है। तभी सीना कहने लगती है कि आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, हम लोग डेट पर ही जा रहे हैं। उसके बाद सीन और चोइन वहाँ से चले जाते हैं। तब हम देखते हैं कि सीन और चो ये मूवी देख रहे हैं, जहाँ पे सीन का सिर्फ मूवी के ऊपर ध्यान है, लेकिन चो का ध्यान सिर्फ सीना के ऊपर है। उसके बाद जब वे लोग मूवी देख लेते हैं तब वे दोनों डिनर करने जाते हैं, जहाँ पे सीना का ध्यान सिर्फ खाने पे है, लेकिन चोई का ध्यान सीना के ऊपर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीना और चो इन बेसमेंट में बैठे हुए हैं, जहाँ पे चो इन सीना से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देना है? तुम जानती हो कि हम दोनों मूवी देखने गए, डिनर पे गए, लेकिन तुमने अभी तक कोई रिस्पॉन्स भी मुझे नहीं दिया। एक लड़का और एक लड़की जब साथ में जाते हैं तो इसका मतलब तुम समझती भी हो या फिर नहीं? तब सीना कहने लगती है कि क्या हम लोग डिनर पे गए थे तो मतलब इसका कोई रिस्पॉन्स भी मुझे देना ज़रूरी था? तब चोइन कहने लगता है कि तुम तो पूरी तरह से पागल हो। मुझे तो लगता है कि तुम कहीं न कहीं जुनवू को पसंद करती हो। जिसके बाद सीना सोचने लगती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है? उसके बाद जब हम देखते हैं कि जुनवू घर की ओर आ रहा होता है, तभी उनके पीछे मिस किम्सी होती है। जब जुनवू घर पे पहुँचता है तब वह मिस किम्सी से पूछने लगती है कि आप कब से मेरा पीछा कर रही हो? मैं आपको बस स्टॉप से ही देख रहा हूँ, आप सिर्फ मेरा पीछा करती जा रही हो। जिस पर मिस किम्सी कहती है कि तुम्हें कोई गलतफ़हमी हो रही है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ, मैं तो यहाँ पे रूम नंबर 301 में रहती हूँ। उस पर जुनू कहता है कि अच्छा, मुझे लगा कि आप मेरा पीछा कर रहे हो। इतना कहने के बाद जुनू अपने रूम में चला जाता है और मिस किम्सी अपने घर में चली जाती है, जहाँ पे मिस किम्सी अपनी बेटी को कहने लगती है कि आज मैं काफ़ी अच्छे लड़के से मिली हूँ, वो देखने में भी काफ़ी अच्छा है और हैंडसम भी है। लेकिन उनकी बेटी को यून, जो कि रूम के अंदर सोई हुई है, उसकी तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर हम देखते हैं कि मिस किम्सी एक म्यूजियम में काम कर रही है, जहाँ पे वह एक औरत से बात कर रही है। तभी उनकी मालकिन वहाँ पे आती है और वह उन्हें कहने लगती है कि आप यहाँ पे सिर्फ बातें करती रहती हो, अगर आप अगली बार से बातें करते हुए पकड़ी गई तो मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगी। तभी वहाँ पे जुनू चला आता है, जिसके बाद वह मालकिन जुनू के पास जाती है और वह कहती है कि आप आ गए, बॉस आप ही का इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि म्यू वून अपने ऑफिस में बैठ के शराब पी रहा होता है। इसके बाद शराब खत्म होने के बाद वह बाहर जाने लगता है। तभी उसके पीछे उसकी साथी उसके पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मुंगू वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद उसकी साथी उसे ढूंढने लगती है। तभी उसके पीछे से मुंगू चला आता है और वह कहने लगता है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? जिसके बाद उसके साथी कहते हैं कि नहीं। तब मुंगू कहता है कि यह अच्छी बात है और तुम मेरा पीछा नहीं करो, क्योंकि तुम जानती हो कि हम लोग ग्रीन रीपर्स है और ग्रीन रीपर्स की दुनिया में प्यार की कोई भावना नहीं होती है, इसलिए प्लीज तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। यह सब सुनने के बाद मुंगू की वह साथी को काफी बुरा लगता है। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस किम सी जुनवू के रूम के बाहर खड़ी होकर उनसे साफ सफाई कर रही होती है। जिसके बाद जब जुनवू वहाँ पे आता है तब वह कहती है कि क्या तुम यहाँ की साफ सफाई नहीं करते हो? ये काफी धूल मिट्टी लगी हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे साफ सफाई कर दी। और इतना कहने के बाद वह अपने रूम में चली जाती है। जिसके बाद में वो फिर आती है, वो जुनू के लिए इस बार खाना लेके आई है और वो जुनू को कहती है कि यह खाना तुम खा लेना, तुम काफ़ी भूखे दिख रहे हो। फिर से वह वहाँ अपने रूम में चली जाती है और कुछ समय के बाद वह फिर से जुनू के लिए एक सेब लेके आती है, जहाँ पे वह कहती है कि तुम्हें रोज़ एक सेब खाना चाहिए और यह सेब तुम्हारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छे होंगे। अगली सुबह जब मिस किम्सी अपनी बेटी से बातें कर रही होती तभी वहाँ पे दो लोग आते हैं, जिनमें से एक लड़का एक लड़की होते हैं। तब वे दोनों युनबी के रूम से बाहर खड़े होकर युनबी को कहने लगते हैं कि युनबी देखो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम हमें बताओ और हम उन सभी को पुलिस को बताएंगे, इससे तुम्हें काफ़ी अच्छा न्याय मिल सकता है। तभी मिस किम्सी कहने लगती है कि तुम्हें यह बात 6 साल पहले करना चाहिए था, जब मेरी बेटी काफ़ी बड़ी सदमे में चली गई थी, लेकिन आज तुम यह बातें करके क्या बताना चाहते हो? तुम लोग यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ।
उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे मिस किमसी की बेटी कोयून अपनी एक फ्रेंड के पास बगीचा में जाती है, जहाँ पे वे दोनों पेंटिंग सीखने के लिए पेंटिंग स्कूल में चले जाते हैं। जब वे दोनों पेंटिंग स्कूल में पहुंचते हैं तब वहाँ के बॉस जो कि एक बूढ़ा आदमी होता है वो धीरे धीरे कोयून के पास आता है और वो उसे कंधे पे हाथ रख देता है, जिसके बाद कोयून काफी अनकंफर्टेबल फील करती है। बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है, बट बाद में फिर से वह बूढ़ा आदमी आता है और वह कोयून को अपने रूम में बुलाता है, जिसके बाद कोयून अपने फ्रेंड को कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद चली आऊंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कोयून उस बूढ़े आदमी के रूम से बाहर निकलती है जहाँ पे उसके कपड़े पूरी तरह से खुले हुए हैं, जैसे कि उसके साथ कुछ हुआ हो। उसके बाद नेक्स्ट डे की भी यही हाल होती है और थर्ड डे का भी यही हाल होती है। जब कोयून अपने रूम में बैठ के काफी गहरे सदमे में होती है तब उसकी माँ उसके पास आती है और उसकी माँ से पूछती है कि इन दिनों तुम्हें क्या हुआ है, तुम काफी उदास रहती हो, मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही है। जिसपे कोयून अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। उसके बाद मिस किमसी रोते हुए उन्हें कहने लगती है कि मैंने तुम्हें हमेशा समझाया था कि तुम्हें अच्छे कपड़े पहन के रहने चाहिए थे, तुम देखो इतनी छोटी छोटी कपड़ा पहनती हो, आज देखो उससे क्या नतीजा निकल गया है। इसके बाद यूनमी को काफी बुरा लगता है और वह मिस किमसी को रूम से बाहर निकाल देती है और वह दरवाजा बंद कर देती है। जिसके बाद फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और उसकी माँ रो रही है। तभी वहाँ पे जुनबू प्लेट लेके चला आता है, जिसके बाद जुनबू उन्हें रोते हुए देख लेता है। फिर हम देखते हैं कि जुनबू मिस किमसी के लिए पानी लेके नीचे जाता है और वे दोनों नीचे बैठ के बातें करते हैं। तब मिस किमसी उसे सब कुछ सच सच बता देती है, जिसके बाद जुनबू उसे कहता है कि यह काफी बुरा हुआ, शायद आपकी बेटी आपकी माफी का इंतजार कर रही हो, क्योंकि आपकी बेटी को काफी बड़ा धक्का लगा, इसलिए आप जाके प्लीज उसे माफी मांग लीजिए, शायद वो आपको माफ कर दे और आपसे बातें करना शुरू कर दे। जिसके बाद मिस किमसी अपने रूम में जाती है और वह रो रो के अपनी बेटी से माफी मांगने लगती है और वह कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे उस वक्त तुम्हारा सपोर्ट करना चाहिए था, ना कि तुम्हें डांटना चाहिए था, यह सब मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। और वह रोती रोती वहीं पे सो जाती है। अगली सुबह मिस किमसी की बेटी यूनमी रूम से बाहर निकलती है और वह अपनी माँ को उठाती है, जहाँ पे वे दोनों रोने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस किमसी अपनी बेटी को लेकर प्रोस्टिट्यूटर्स के ऑफिस में जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोस्टिट्यूटर्स मीडिया के सामने बैठकर एक लड़की के बारे में बातें कर रहे हैं। तभी वहाँ पे मिस किमसी चली आती है, जिसके बाद यूनमी स्टेज पे जाके मीडिया को सब कुछ सच सच बता देती है। उनमें से एक मीडिया का आदमी वह यूनमी से पूछने लगता है, इस मैटर को 6 साल हो गया है, हमें तो लगता है कि आप सिर्फ पैसों के लिए ऐसा काम कर रही हो और वह आदमी आपको पैसे देना अब बंद कर दिया होगा, इसलिए आप उसके ऊपर केस करने आई हो, क्योंकि ऐसे केस में हमेशा यही देखा गया है। जिसके बाद मिस किमसी को काफी बुरा लगता है और वह उन्हें कस के दांत के झाड़ने लगती है, लेकिन इधर यूनमी काफी बुरी तरह से टूट जाती है और वह वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद मिस किमसी उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि यूनमी सीढ़ियों के नीचे बैठ के रो रही है। तभी हम लोग देखते हैं कि सीन आ और जुनबू एक दूसरे से बातें करते हुए आ रहे हैं, तो वहाँ से मिस किमसी रोती हुई भाग रही है। जिसके बाद जुनबू को शक हो जाता है और वह सीना को कहता है कि प्लीज उनसे पीछे चल लो, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनमी आत्महत्या करने के लिए एक ऊंची बिल्डिंग के ऊपर खड़ी है और उसकी माँ मिस किमसी उसे समझा रही है कि प्लीज तुम नीचे उतर जाओ, यह बहुत बड़ा गलत बात है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जुनबू और सीना की, जो कि स्कूटी से वहीं पे पहुंच रहे हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यूनबी अपनी माँ को गले लगाकर रो रही होती है और वे दोनों वहां से कूद जाते हैं, जिसके बाद अचानक से टाइम स्टॉप हो जाता है। जुनबू उन्हें देखता है और कहता है कि अगर हम लोग आज 1 सेकेंड भी लेट हो जाते तो आज ये दोनों मर चुके होते। उसके बाद जुनबू उसी पेंटिंग टीचर के पास जाता है और वह उसके रूम में लगे हुए कैमरे का एक वीडियो रिकॉर्डिंग जो कि उसके पेन ड्राइव पे होता है, वह उस पेन ड्राइव को निकाल कर वहाँ से चला जाता है और उस पेन ड्राइव को पुलिस को दे देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों माँ बेटी यानी मिस किमसी और यूनमी हॉस्पिटल में जहाँ पे जुनबू और सीन आ आते हैं और वे दोनों सीन और जुनबू को देख काफी खुश होते हैं। तभी सीन को एक्सचेंज कर दिया जाता है और दिखाया जाता है कि जुनबू और सीना एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और वे दोनों अपार्टमेंट के बाहर बैठे हुए हैं। तभी सीना कहती है कि आज तुमने काफी अच्छा काम किया है, जिसपे जुनबू कहता है कि नहीं, ये तो मेरा सिर्फ एक फर्ज था और मैंने इसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए किया है। जिसके बाद सीना कहती है कि तुम्हारे अंदर इतना अच्छा भी दिल है, मुझे तो पता ही नहीं था। वो कहता है कि मेरे पास काफी बड़ा दिल है, लेकिन मैं इसे दिखाता नहीं हूँ। तब सीना उसके दिल पे हाथ रखती है और वह कहती है कि यह तो काफी एक छोटा सा बच्चा है और यह गर्म भी है और यह धक धक कर रहा है। तभी वहाँ पे चोइन, जो कि सीना के लिए खाना लेके आया हुआ होता है, वो उन दोनों को देख लेता है। जिसके बाद यह ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, एपिसोड 6 की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और एपिसोड 7 की स्टोरी को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।